हेलो एवरीवन। धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आशीष शर्मा और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ब्लड रिलेशन। डेफिनेटली मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं और जो चैप्टर हमारा आज रहने वाला है, जो टॉपिक हमारा आज रहने वाला है वो है हमारा ब्लड रिलेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं खूनी, खूनी नहीं, रक्त संबंध, वो ज्यादा सभ्य रहेगा। ठीक, तो चैप्टर का नाम है हमारा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। अच्छा, ये जो चैप्टर है बैंकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है दो पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली हम चैप्टर को इंपॉर्टेंट तब मानते हैं कि कितना वेटेज है उसका एग्जाम के अंदर। अब ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट जो चैप्टर है ब्लड रिलेशन, उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। और इम्पोर्टेंट उस लिहाज से भी है कि हमारा एक जो बहुत मेजर, बहुत बड़ा, बहुत वेटेज रखने वाला जो चैप्टर है, जो है पजल, उसमें भी ब्लड रिलेशन को मिक्स करके पूछा जाता है। मतलब पजल के अंदर ब्लड रिलेशन मिक्स करके पूछा जाता है। तो इन इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास में और उसके साथ में पजल के साथ मिक्स होके भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो चलिए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन, हिंदी में इसे कहेंगे रक्त संबंध। नाउ, ये जो ब्लड रिलेशन है, इस ब्लड रिलेशन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है सर? दो पार्ट्स में। पहला पार्ट रहेगा मेरा जनरेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं पीढ़ी, और दूसरा पार्ट रहेगा रिलेशन, हिंदी में इसे कहते हैं संबंध। तो ये जो ब्लड रिलेशन है, इसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला है जनरेशन और दूसरा है रिलेशन। पहला पीढ़ी और दूसरा संबंध। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमारे पास में कितने टाइप के होते हैं? एनीवन, एनी आइडिया? रिलेशन, रिश्ते हमारे पास में कितने टाइप के होते हैं? अब आपके मन में आ रहा होगा कि रिश्ते तो हमारे पास है बहुत टाइप के होते हैं। जैसे स्टार्टिंग विद मम्मी पापा, दादा दादी, नानी नाना, और बहुत सारे रिश्ते होते हैं हमारे पास में। तो इन रिश्तों को, इन संबंधों को, इस रिलेशन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहला रिलेशन तो वो जो हमें मिलता है बाय बर्थ, जो जन्म से मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसे रिश्ते जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। ठीक, ऐसे सारे रिश्ते जिन पे हमारा कोई बस नहीं चलता, कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे रिश्ते हमें कब मिल जाते हैं सर? हमारे जन्म से ही मिल जाते हैं। तो इस रिलेशन को जो पहला सेक्शन है जिसमें डिवाइड किया गया है वो है बाय बर्थ। ऐसे रिश्ते जो मुझे मिल गए जन्म से। अच्छा, अब जन्म से मिलने वाले रिश्ते कौन से हैं? तो इनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक पापा का परिवार और एक मम्मी का परिवार। एक फादर, एक मदर, एक पैटर्नल और एक मैटरनल। पापा की साइड वाले पैटर्नल हो गए, जिसे हिंदी में कहते हैं ददियाल पक्ष, और मम्मी की साइड वाले मैटरनल हो गए, जिसे हिंदी में कहते हैं ननिहाल पक्ष। तो सर, एक हो गया मेरे पास में पैटर्नल और एक हो गया मेरे पास में मैटरनल। अब देखो, ये वो है जिन्हें हम बचपन से जीते आ रहे हैं आज तक। पैटर्नल साइड में कौन कौन से रिश्ते हो गए सर हमारे पास में? पैटर्नल में स्टार्टिंग विद दादा दादी, उसके बाद में ताऊ जी ताई जी, उसके बाद चाचा चाची, और फिर हो गए हमारे पास में बुआ जी और फूफा जी। ये वो रिश्ते हैं जो पैटर्नल साइड के हैं हमारे। और फिर आपके जो भाई बहन है, कजन है, वो तो है। मैटरनल साइड में कौन कौन से रिश्ते हो गए? ननिहाल पक्ष के अंदर कौन कौन से रिश्ते हो गए? एक हो गया हमारे पास में नाना नानी, उसके बाद में हो गया मामा मामी, और फिर उसके बाद में हो गया हमारे पास में मासी और मौसा जी। एंड अगेन जो कजन है, जो मामा जी के भाई, ब्लड बेटे बेटी, जो भाई बहन है हमारे, वो सारे कुछ। तो रिलेशन का जो पहला सेक्शन है वो है बाय बर्थ, जन्म से हमें मिले, और उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पैटर्नल और मैटरनल। और इसके सब डिवीजन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम बचपन से जीते आए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दूसरा है, ये वो रिलेशन जो परमानेंट है, जो बाय बर्थ है। परमानेंट का मतलब कि इन पे हमारा कोई बस नहीं चलता। जो मामा है वो मामा है। अब वो कटप्पा है या हमारे एकदम यू क्लोज वंस है, ये पता नहीं, लेकिन मामा है, चाहे हम चाहे चाहे ना चाहे। जो भुआ है वो है,
आप उसे पसंद करते हैं, आप उसे पसंद नहीं करते, वो हमेशा रहेगी, उसको कोई चेंज नहीं किया जा सकता, आप चाहे मानते हैं चाहे नहीं मानते। तो ये जो बाय बर्थ वाले हैं, इन पे हमारा कोई बस नहीं चलता। दूसरा वो रिलेशन जिस पे हमारा बस चलता है, या ऐसा कह सकते हैं कि शायद चलता है। क्या लगता है ऐसा कौन सा रिलेशन है जिस पे हमारा बस चलता है, या हमारा कंट्रोल है, या हमारी मर्जी से होता है? कौन सा रिलेशन है ऐसा? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वो रिलेशन नहीं है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो खूनी संबंध में नहीं आते। तो वो कौन सा रिलेशन है जिस पे हमारा बस चलता है, या हमें ऐसी गलत फहमी है कि हमारा बस चलता है? वो कौन सा रिलेशन है? एक जन्म के बाद मिलता है, और दूसरा दूसरा एनी आइडिया? आफ्टर मैरिज, विवाह। तो एक रिश्ता वो जो हमें मिला जन्म से, एक रिश्ता वो जो हमें मिला शादी के बाद। बताइए जरा, शादी के बाद हमें कौन मिलते हैं? कौन मिलता, या मिलती नहीं बोला मैंने, मैंने बोला कौन मिलते हैं। ससुराल वाले मिलते हैं। तो आफ्टर मैरिज व्हाट वी गेट इज इन लॉज, ससुराल। अब पैटर्नल मैटरनल तो हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये जो है ना, ये वाला इन लॉज। अच्छा, पहले तो इन्हें इन लॉज ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जो कानूनी तौर पर हमसे जोड़े गए हैं, इसीलिए इन रिश्तों को क्या कहा जाता है? इन लॉज कहा जाता है। तो अब ये इन लॉज क्या है, उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। और इसके बारे में डिस्कशन करें उससे पहले हमारे चैप्टर का पहला नोट हमारे पास में आता है। तो यहां तक बात सारी क्लियर है? ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है हमारे पास में जनरेशन, दूसरा है हमारे पास में रिलेशन। रिलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बाय बर्थ और आफ्टर मैरिज। बाय बर्थ हमें कौन से रिश्ते मिलते हैं? पैटर्नल और मैटरनल मिलते हैं। और उसके बाद आफ्टर मैरिज, और आफ्टर मैरिज हमें क्या मिलते हैं? इन लॉज मिलते हैं। तो एक बार इन इन लॉज को डिस्कस करना जरूरी है। बाकी सारा तो ठीक है, यहां इंपॉर्टेंट है। और यहां क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जामिनर हमें यहां पर फंसाने की कोशिश करता है। अब कैसे फंसाने की कोशिश करता है वो देख लेते हैं एक बार। इन लॉज। अब सर, इन लॉज के लिए हमारे पास चैप्टर का एक नोट आता है, हमारा फर्स्ट नोट आता है। नोट ये है कि इस पूरे चैप्टर में जो प्लस है वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा, और जो माइनस है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो वन इज मेल एंड सेकंड इज फीमेल। प्लस जो है वो मेल है, और माइनस जो है वो फीमेल है। अब यहां पर इन लॉस को समझ लेते हैं सर एक बार। मान लेते हैं ये लड़का है और इसकी शादी हो रही है इस लड़की से, ठीक? अब इन दोनों की शादी हो गई, इसकी फर्स्ट फैमिली और इस लड़के की फर्स्ट फैमिली। अच्छा, फर्स्ट फैमिली के अंदर मैं सिर्फ मम्मी पापा भाई बहन केवल इनको ही कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, एक बार के लिए ऐसा। तो मान लेते हैं ये लड़की की साइड वाले लोग बैठे हैं यहां पर, और ये लड़के की साइड वाले लोग बैठे हैं। लड़की की साइड वाले पापा, मम्मी, भाई, बहन, ऐसा मान लेते हैं। फादर, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। उसी तरीके से यहां पर लड़के के भी परिवार वालों को ले लेते हैं। प्लस जो है वो हमारे पास में मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। अब यहां पर प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस। प्लस मतलब फादर, माइनस मतलब मदर, ये है ब्रदर और ये है सिस्टर। मान लेते हैं ये इधर और ये इधर, ये लड़के और लड़की वाले बैठे हैं। अब अच्छा, एक काम करते हैं, एक बार पहले हिंदी और इंग्लिश ऐसा दोनों अलग अलग बाइफरकेट करके समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस बनता है। ये लड़का है सर, ये लड़के के लिए लड़की के फादर या पिता क्या कहलाएंगे? ससुर जी। एवरीवन, लड़के के लिए लड़की के पिता क्या कहलाएंगे? ससुर जी। लड़के के लिए लड़की की मां क्या कहलाएगी? सासू मां। लड़के के लिए लड़की का भाई क्या कहलाएगा? साला। और लड़के के लिए लड़की की बहन क्या कहलाएगी? साली। तो ससुर, सास, साला, साली।
अब इन दोनों के लिए, फादर और मदर के लिए, ये लड़का क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? दामाद। एवरीवन, पावड़ा, हाँ पावड़ा नहीं, दामाद बोलेंगे हम, वो ठीक रहेगा। और ये है ब्रदर और सिस्टर, और इन दोनों के लिए लड़की के जो पतिदेव हैं वो क्या कहलाएंगे? जीजा जी कहलाएंगे। डन प्लीज। तो यहां पर इन दोनों के लिए ये हो गए हमारे पास में जवाई दामाद, और इन दोनों के लिए हो गए जीजा जी। डन। तो क्या क्या रिश्ता, लड़के के लिए क्या रिश्ता निकला? ससुर, सास, साला, साली, इन दोनों के लिए दामाद और इन दोनों के लिए जीजा। डन। लड़की के लिए लड़के के पिता ससुर, मां सास, भाई जो है लड़के का, जो भाई है वो या तो देवर होगा या जेठ होगा। तो जेठ जी को ससुर के लेवल में मान लेते हैं तो हम देवर पकड़ के चल लेंगे। और लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़के की जो बहन है वो हो जाएगी ननंद, ये हिंदी में कहा जाता है। तो ये सास, ससुर, देवर और ननंद। अब इन दोनों के लिए ये हो गई भाभी, और इन दोनों के लिए ये हो गई बहू। तो इंग्लिश के, हिंदी के अंदर बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे अगर मैं इन दोनों पे हाथ रख दूं, तो मान लेते हैं इसको ए बोल देते हैं एक बार के लिए और इसको बी बोल देते हैं एक बार के लिए। तो अगर मैं इन दोनों पे हाथ रख दूं तो आप बोलेंगे सर देखो, ए तो है वो जीजा है, और ये जो है मान लेते हैं इसको सी अगर बोल दें, तो ए जो है जीजा है और सी जो है वो साला है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आ रहा है हिंदी के अंदर। अब अंग्रेजी के अंदर कहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और इसी चीज का फायदा एग्जामिनर जो है वो एग्जाम में या क्वेश्चन के अंदर उठाता है। कैसे? ये ए जो है जीजा है और ये सी जो है वो साला है। यहां पर मान लो मैं इसको डी मार्क कर दूं, तो ए जो है जीजा है और डी जो है वो साली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो अभी हमने हिंदी में किया वो सेम काम हम एक बार इंग्लिश में करते हैं। कैसे? लड़के के लिए लड़की के फादर, फादर इन लॉ हो गए। लड़के के लिए लड़की की माँ, मदर इन लॉ हो गई। लड़के के लिए लड़की का भाई, ब्रदर इन लॉ हो गया, और बहन जो है वो सिस्टर इन लॉ हो गई। अब इन लोगों के लिए ये कौन हुआ? पिता के लिए, फादर के लिए बेटी का जो हस्बैंड है वो बेटे समान होता है, तो बन जाता है सन इन लॉ। मां के लिए हो गया सन इन लॉ। भाई के लिए क्या हो गया? ये ब्रदर इन लॉ। बहन के लिए क्या हो गया? ब्रदर इन लॉ। अब यहां पर क्या हो गया? कंफ्यूजन क्रिएट। कैसे? हिंदी में ये जीजा ये साला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंग्रेजी में ये इसका ब्रदर इन लॉ बनता है और ये इसका ब्रदर इन लॉ बनता है, और इसी चीज का फायदा एग्जामिनर उठाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो हिंदी में देंगे उनके लिए थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी में भी क्या बोल देगा वो? अगर वो ऐसा बताना चाहेगा तो क्या बोलेगा? ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ये अंग्रेजी के अंदर। अब समझ में नहीं आ रहा कि जीजा है कि साला है। हिंदी के अंदर क्या बोलेगा? ए सी का जीजा ऑब्लिक साला है। ए जो है वो सी का जीजा ऑब्लिक साला है। अब जीजा है या साला है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो हिंदी में करेंगे उनको कोई बहुत प्रिविलेज मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंफ्यूजन वो वहां पर भी क्रिएट करेगा। तो ए सी का ब्रदर इन लॉ है और सी भी ए का क्या है? ब्रदर इन लॉ। अब सेम प्रॉब्लम कहां हो जाती है? बी के लिए फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इन दोनों के लिए ये हो गई डॉटर इन लॉ, और इन दोनों के लिए ये हो गई सिस्टर इन लॉ। तो अब कहां गड़बड़ हो गई सर? गड़बड़ हो गई हमारे पास में यहां पर। बी, इसको मान लेते हैं जी, पकड़ लेते हैं। तो बी जो है वो जी की सिस्टर इन लॉ है, और ये जो जी है ये भी बी की क्या हो जाएगी सर? सिस्टर इन लॉ, और ये भी हो गई सिस्टर इन लॉ। आ रही बात समझ? तो हिंदी में बहुत साफ सुथरा है कि जी ननंद है और बी भाभी है, या बी भाभी है जी ननंद है। तो ये तो बहुत साफ सुथरा समझ में आ रहा है। लेकिन अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी के अंदर बोला गया है कि जी बी की सिस्टर इन लॉ है, बी जी की सिस्टर इन लॉ है। तो अब यहां पर क्या क्रिएट हो गया? कंफ्यूजन।
तो अब क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन हमें आगे चीजें बताता जाएगा वैसे वैसे हमें चीजें समझ में आती जाएगी कि कौन बहन है या कौन ननंद है या कौन साला है या कौन जीजा है। ये क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, हमें निकालनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि कुछ भी परोस कर नहीं दिया जाएगा। क्या इतनी बात सबके समझ में आ रही है? तो यहाँ पर एक जो इन लॉज वाला सेक्शन है, यहाँ पर ये कंफ्यूजन होता है। और इस कंफ्यूजन, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जब ब्रदर इन लॉ बोल रहा है तो केवल जीजा या केवल साला नहीं होगा, जब सिस्टर इन लॉ बोल रहा है तो केवल साली या केवल भाभी नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इसे समझना पड़ेगा। डन? एवरीवन डन? इजीली डन? ठीक है। तो अभी ब्लड रिलेशन, जनरेशन और रिलेशन, रिलेशन बाय बर्थ, आफ्टर मैरिज, पैटर्नल, मैटरनल, और यहां पर आ गया सर हमारे पास में इन लॉज। ये अभी हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं सर जनरेशन पे। जनरेशन का मतलब है सर हमारे पास में पीढ़ी। अब ये जो जनरेशन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा फ्लो चार्ट बनेगा, जब हमारा डायग्राम बनेगा, जब हमारा फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट होगा, तो वहां पर ये जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे? ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास में वर्टिकल जनरेशन और एक होती है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल जनरेशन। तो सबसे पहले सर हम वर्टिकल जनरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। वर्टिकल जनरेशन के अंदर उन सभी लोगों को सजाया जाता है जो या तो हमसे बड़े हैं, जनरेशन के अंदर उम्र की बात नहीं कर रहा, जो या तो हमसे बड़े हैं या फिर हमसे छोटे हैं। वर्टिकल जनरेशन के अंदर किन लोगों को सजाया जाएगा? जो या तो हमसे बड़े हैं, जनरेशन के अंदर बड़े हैं, या फिर हमसे छोटे हैं। जैसे मान लीजिए ये हम हैं, तो हमसे ऊपर जनरेशन में कौन आएंगे? पापा। और उनसे ऊपर कौन आएंगे? दादा। मतलब ये है हमारे फादर और ये है हमारे ग्रैंडफादर। जनरेशन में हमसे नीचे कौन आएगी? हमारी संतान। हाँ, मम्मी भी आएगी, दादी भी आएगी, वो सब लोग आएंगे। मैंने एक रेफरेंस लिया है। तो जनरेशन में हमसे ऊपर कौन? फादर। और उनसे ऊपर कौन? ग्रैंडफादर। जनरेशन में हमसे नीचे कौन? मेल ही अगर मैं कंसिडर करूं तो सन। और उससे नीचे कौन? ग्रैंडसन। इजी, बहुत आराम से, बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये अगर हम है तो जनरेशन में हमसे ऊपर है फादर और उनसे ऊपर है ग्रैंडफादर। जनरेशन में हमसे नीचे है सन और उससे नीचे है ग्रैंडसन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर जनरेशन प्रोस्पेक्टिव की बात की जाए तो हमसे ऊपर कौन आएगा? एल्डर्स। और नीचे कौन आएगा? यंगर वंस। ऊपर सारे बड़े लोग और नीचे जनरेशन वाइज हमसे छोटे लोग। ठीक? तो वर्टिकल जनरेशन के अंदर कौन आ गए? हमसे बड़े ऊपर और हमसे छोटे नीचे। इसका एक जल्दी से क्विक एग्जांपल ले अगर हम, अगर इसका एग्जांपल ले तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये तीन चीजें मैंने लिखी। ठीक? अब ये दिख रहा है कि वर्टिकल जनरेशन के अंदर सजाया गया है। अब मैं इनको इनके जेंडर भी दे देता हूं। मान लेते हैं ये तीनों ही मेल हैं। देखिए मैंने यहां पर कोई भी रिलेशन नहीं लिखा। अब रिलेशन अगर हमें समझ में आ गए, हमें दिखाई देने लग गए, तब ये हमारा काम बन जाएगा कि बिना लिखे हुए भी हमें रिलेशन समझ में आ रहे हैं। कुछ भी नहीं लिखा मैंने, कोई रिलेशन यहां पर नहीं लिखा, बस मैंने ये अरेंजमेंट किया है। अब इस अरेंजमेंट के हिसाब से बताइए ए के फादर कौन है? ए के फादर कौन है? बी। अच्छा, बी का बेटा कौन है? ए। ए का बेटा कौन है? सी। सी के पापा कौन है? ए। सी के दादा कौन है? बी। तो मैंने यहां पर कहीं पर दादा, पिता, ग्रैंडसन, पोता, कुछ भी इस तरह के फैंसी मतलब जो रिलेशन है वो कुछ भी नहीं लिखे, लेकिन बिना कुछ लिखे भी हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि बी का बेटा कौन है? ए, सन। और ए का सन कौन है? सी। अच्छा, सी के फादर कौन है?
ए के फादर कौन है? बी, ए के ग्रैंडफादर कौन है? सी, इस बी का ग्रैंड सन कौन है? सी। अब ये हमने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन ये बिना कुछ लिखे भी हमें सब कुछ साफ सुथरा समझ में आ रहा है, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी है। हमें एग्जाम के अंदर ये इस तरह के डायग्राम्स बनाने के नंबर नहीं मिलने वाले हैं। बिना कुछ लिखे सब कुछ साफ सुथरा समझ में आ जाए, ये ही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक, चलो, तो ये थी सर जनरेशन वर्टिकल वाली। अब हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं एक बार। हॉरिजॉन्टल जनरेशन, अब दिखनी सी बात है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सब एक ही प्लेन के अंदर है। तो जैसे वर्टिकल जनरेशन के अंदर वो सारे लोग आए जो या तो हमसे बड़े हैं या फिर हमसे छोटे हैं, तो हॉरिजॉन्टल जनरेशन के अंदर कौन आएंगे? हॉरिजॉन्टल जनरेशन के अंदर वो सारे लोग आएंगे जो हमारी ही जनरेशन के हैं। और हमारी ही जनरेशन के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? भाई, ब्रदर, सिस्टर और हस्बैंड और वाइफ, ये लोग हैं। अच्छा, जब मैं ये ब्रदर और सिस्टर लिख रहा हूं ना, तो ब्रदर और सिस्टर जब बोला जाता है पर्टिकुलरली, तो वो सगे भाई बहन की बात हो रही है। लेकिन यहां जब मैं ब्रदर और सिस्टर लिख रहा हूं ना, तो मैं यहां पर कजन को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं। मैं इन लॉ वाले ब्रदर सिस्टर, जो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ है, उन सभी को मैं इस ब्रदर सिस्टर में इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक, तो भाई बहन, हस्बैंड और वाइफ, ये लोग जो है ये किसके अंदर आ जाते हैं? हॉरिजॉन्टल जनरेशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक, तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए, बी, सी, मान लेते हैं ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो दिखती सी बात है सर, ये फीमेल है, ये मेल है और ये भी फीमेल है। अब ये जो सजाया गया, इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या क्या मतलब निकाले जा सकते हैं, एक बार पहले उसकी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये ए जो है वो बी की बहन है, हो सकता है। ये सी जो है ये भी बी की बहन है, मतलब ये भाई बहनों का जोड़ा है, पॉसिबल है। हो सकता है ए बहन है बी की और सी जो है वो पत्नी है बी की, क्वाइट पॉसिबल। हो सकता है ये सी पत्नी है और ए बहन है, या ए पत्नी है सी बहन है, कुछ भी हो सकता है। या फिर ए और नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ब्लड रिलेशन के अंदर दो पत्नियां तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दो बहनें हो सकती है, दो पत्नियां नहीं हो सकती। तो फिर कंफ्यूजन है, ऐसा कैसे समझ में आएगा कि पत्नी कौन है और बहन कौन है? यहां पर हमारे चैप्टर का सेकंड नोट आता है। क्या है वो सेकंड नोट? जब भी भाई बहनों को जोड़ा जाएगा, ब्रदर सिस्टर, या ब्रदर ब्रदर को जोड़ा जाएगा, या सिस्टर सिस्टर को जोड़ा जाएगा, या इन लॉज को जोड़ा जाएगा, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, किसी भी तरीके से, तो वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से जोड़ा जाएगा। ध्यान रखेंगे सर, भाई बहनों को जब भी जोड़ा जाएगा तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ा जाएगा। और पति पत्नी का क्या करें? अब जो हिंदू मैरिजेस अगर आपने देखी है तो उसके अंदर क्या होता है, वो बांधते हैं ना, वो कुछ तो बांधते हैं ऐसा, जिसको बांध के गोल गोल फेरे दिए जाते हैं। तो ये नॉट बांधा जाता है, और नॉट के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो अगर हस्बैंड और वाइफ को रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे यहां पर सिंगल बॉन्ड यूज किया, यहां पर हम डबल बॉन्ड यूज करेंगे। ठीक, तो यहां सिंगल बॉन्ड रहेगा और यहां पर डबल बॉन्ड रहेगा। तो भाई बहनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है और हस्बैंड वाइफ के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये जो एग्जाम्पल आपके सामने अभी है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये बहन है और ये भी बहन है। इसी जगह अगर मैं ऐसा कर दूं, तो अब ये क्या हो गया? अब हो गया सर, ए जो है वो वाइफ है बी की और सी जो है वो सिस्टर है बी की। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सबके? तो मेल फीमेल तो ठीक है, डबल बॉन्ड जो है वो हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और सिंगल बॉन्ड जो है वो ब्रदर और सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। डन? एवरीवन इजी? ठीक है, तो सर
अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, एक बार वापस से पीछे आ जाते हैं जल्दी से। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक जनरेशन और एक रिलेशन। रिलेशन को फिर से हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पैटर्नल और मैटरनल। यहां पर सर फिर आफ्टर मैरिज, और आफ्टर मैरिज हमें कौन मिले, इन लॉज, और इन लॉज को हमने डीपली डिस्कस कर लिया। उसके बाद में जनरेशन, जनरेशन हमारे पास में दो टाइप की आ गई, एक वर्टिकल आ गई और एक हॉरिजॉन्टल आ गई। वर्टिकल जनरेशन के अंदर वो सारे लोग जो या तो हमसे बड़े हैं या तो हमसे छोटे हैं, और हॉरिजॉन्टल के अंदर वो सारे लोग जो हमारी ही जनरेशन के हैं, जिनमें आता है भाई बहन, हस्बैंड और वाइफ, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया। डन। तो ये है आपका फाउंडेशन, ब्लड रिलेशन का फाउंडेशन। ठीक, तो कल हम मिलते हैं, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, तो कल हम वापस मिलते हैं एक बार, और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे विद बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो आज की सभा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, इसी के क्वेश्चन जल्दी से इसको एक बार रिवाइज करेंगे, और फिर इन्हीं क्वेश्चन को, इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको फॉरवर्ड करेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उन फैमिली ट्री, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली ट्री कैसे बनाना है वो आज हमने नहीं किया है, तो वो हम कल की क्लास में करने वाले हैं। ठीक, तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद, चलिए बाय।